नमस्कार दोस्तों आज है 4 अगस्त। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बात चल रही है फ्रीडम स्ट्रगल की, और आज हम जिस चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो है द गांधीयन एरा। दोस्तों ये जो पर्सन था गांधी, ये गांधी नहीं आंधी रहता है और किस तरह से इंडिया को फ्रीडम की तरफ लेके जाता है, इस चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मिलेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जो कि नमक सत्याग्रह या जो सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च करा था, तो उसमें उनके साथ एक और लेडी रहती हैं जिन्होंने उसको लीडरशिप दी थी। सॉल्ट सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ एक विमन लेडी थी जो कि इसकी लीडर रहती हैं सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट की। वो कौन थी? एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुथु लक्ष्मी एंड सरोजनी नायडू। ये करेक्ट ऑप्शन सरोजनी नायडू है। क्वेश्चन सेकंड की बात करूंगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले इसका मतलब बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो भी स्ट्राइक या सत्याग्रह के नेम दिए गए हैं, मूवमेंट के नेम दिए गए हैं, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक का यूज करा था एज ए वेपन। तो बोला जा रहा है किस मूवमेंट के लिए ये बात कही जा रही है? अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, रॉलेट सत्याग्रह 1919, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 एंड बारदोली सत्याग्रह 1928। तो दोस्तों यहाँ पे ये अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 ये करेक्ट ऑप्शन है। हुआ क्या था कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करके बोला जाता है, और यहाँ पे जो मजदूर थे तो वहां पे उनको जो प्लेग डिसीज होती थी तो उसका बोनस दिया जाता था, लेकिन वो एक बार बोलते हैं कि अब नहीं देने वाले हैं। तो इसके ऊपर से गांधी जी मीडिएट करने आ जाते हैं और इनको ये बोनस दिलवाते हैं। इसी को अहमदाबाद स्ट्राइक 1980 बोला जाता है और 1918 बोला जाता है, और इस समय गांधी जी पहली बार अपना हंगर स्ट्राइक रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड की बात करूंगा। आज काफी ज्यादा बारिश हो रही है दोस्तों, स्टे सेफ। क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1940 के टाइम पे आचार्य विनोबा भावे जो थे, इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करा था। तो बोला जा रहा है ये किस जगह से ये सत्याग्रह लॉन्च करा था? नडियाड इन गुजरात, पौनार इन महाराष्ट्र, अडयार इन तमिलनाडु एंड गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, पौनार इन महाराष्ट्र। क्वेश्चन फोर्थ की बात करेंगे। लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी। दोस्तों यहाँ पे अब ये गांधी जी की कुछ बुक्स के और जो पेपर्स के नेम दिए गए हैं, इनमें से बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि महात्मा गांधी की जो राइटिंग्स है उनसे बिलोंग नहीं करता। माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये सही बात है, गांधी जी का था। हरिजन भी गांधी जी का है, और हिंद स्वराज। यहाँ पे एक और राइटिंग का नाम दिया है द होली फैमिली। तो दोस्तों ये गांधी जी की नहीं थी, कार्ल मार्क्स उनकी थी ये, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन फिफ्थ की बात करूंगा। लिखा हुआ है, द बुक अनटू दिस लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी वॉज ऑथर्ड बाय। बोला जा रहा है कि एक किताब थी जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट। ये जो बुक रहती है तो ये गांधी जी की पूरी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर देती है, काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये बुक किस ऑथर की थी, कौन इसका राइटर रहता है? ठीक है, तो यहाँ पे जॉन रस्किन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा कि बुक जरूर पढ़ते रहिए। कोई अच्छी बुक जब हाथ में लग जाती है तो वाकई वो सारे डायमेंशन आपको बता देती है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देती है। तो यहाँ पे ये जो बुक थी अनटू दिस लास्ट, ये रस्किन बॉन्ड की बुक थी, गांधी जी ने पढ़ी और उनका सारा माइंड चेंज हो जाता है और वो सुपर ह्यूमन हो जाते हैं आई थिंक, जब सारी बातें समझ में आ जाती हैं। क्वेश्चन 6 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, चित्तरंजन दास वर दी फाउंडर मेंबर्स ऑफ दी। अब ये जो 2 लीडर हैं दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, तो ये एक पार्टी को फाउंड करते हैं। तो यहाँ पे नाम पूछा गया है, CR दास और मोतीलाल नेहरू को लेकर ये बात कही जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट स्वराज पार्टी एंड स्वराज पार्टी। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू CR दास ने स्वराज पार्टी को फाउंड करते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 7 की बात करेंगे। लिखा हुआ है, गांधी कंसिडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ। महात्मा जो गांधी थे तो ये खादी को किस तरह से सिंबलाइज करते हैं? इनका ये कहना था कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो गांधी जी खादी को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से जोड़ के देखते थे कि यदि हम इसको यूज करेंगे तो हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल कर लेंगे। क्वेश्चन 8 की बात करूंगा। लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम इज दी ऑटोबायोग्राफी। ये एक बुक है, तो बोला जा रहा है कि ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, किसी का
आत्म मंथन है, तो ये किस पर्सन की बुक कही जा रही है? इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान। तो यहाँ पे अबुल कलाम आजाद ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे आई थिंक। तो अबुल कलाम आजाद उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है इंडिया विंस फ्रीडम, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 9 की बात करूंगा। लिखा हुआ है द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेट फॉर द डिसीजन ऑफ। दोस्तों ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं बार बार, जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस रहती है इसके लीडर्स को बुलाया जाता है, जाते नहीं है। फिर 1932 के टाइम पे गांधी जी एक बार जाते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये जो आरटीसी रहती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, तो ये किस वजह से बुलाई जा रही थी, क्या डिसीजन मेकिंग होने वाली थी यहाँ पे? तो पहला ऑप्शन दिया ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, यही बात सही है, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर यहाँ पे डिस्कशन होने थे। ठीक है, बाकी सारे जो ऑप्शन है प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये गलत है। गांधी जी डिमांड्स फॉर कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या कांग्रेस क्लेम टू दी सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन, तो ये सारी बातें गलत हैं दोस्तों। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 10 की बात करूंगा। लिखा हुआ है सर्वोदय स्टैंड्स फॉर। बोला जा रहा है कि सर्वोदय का मतलब क्या होता है? टोटल रेवोल्यूशन, नॉन कॉपरेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल एंड नॉन वायलेंस। दोस्तों सर्वोदय का मतलब सबका उदय, सबका भला। ठीक है, तो अपलिफ्टमेंट होना चाहिए सभी लोगों का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 11 की बात करेंगे। लिखा हुआ है इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका was Mahatma Gandhi beaten up and thrown up the pavement by the white people। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी को मारा जाता है और उठा के उनको रास्ते पे फेंक दिया जाता है व्हाइट पीपल के द्वारा। तो बोला जा रहा है साउथ अफ्रीका की वो कौन सी सिटी रहती है जहाँ पे ये सब हुआ था? केप टाउन, डरबन, जोहान्सबर्ग एंड प्रिटोरिया। दोस्तों वो जगह रहती है जोहान्सबर्ग। गांधी जी आपको पता ही है दोस्तों, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और फिर ये बैरिस्टर हो जाते हैं और फिर ये फिर से साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहां पे इनको काफी ज्यादा बेइज्जत करा जाता है। और आपने वो मूवी तो देखी है, सब कुछ करने का, जय कंशिकरे का, ईगो हट नहीं करने का, तो ये बहुत ज्यादा फील कर जाते हैं इस चीज को। और काफी एजुकेटेड तो रहते ही हैं, बैरिस्टर रहते हैं, तो किस तरह से ये पूरा का पूरा फिर माइंड मेकिंग करके ये सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये इनकी डिटेल है और गांधी जी को मैं काफी एडमायर करता हूँ और काफी ग्रेट पर्सनैलिटी थे। जब आप इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब ये सारी बात समझ में आती है। इनिशियली तो मेरा एक डिफरेंट तरह से सोचना था गांधी जी के बारे में, लेकिन मैं काफी इन्फ्लुएंस हूं उनसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। बोला गया है कि महात्मा गांधी को किस सिटी में साउथ अफ्रीका के अंदर उठा के फेंक दिया गया था व्हाइट पीपल के द्वारा? तो वो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, जोहान्सबर्ग। क्वेश्चन 12 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु अटेंड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल्स इन 1927 ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कांग्रेस। बोला जा रहा है कि ब्रुसेल्स में 1927 के टाइम पे ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट, मतलब जो दलित कैटेगरी से आने वाले जो नेशनलिस्ट थे, उनका एक कांग्रेस, एक मीटिंग चल रही थी। ठीक है, तो उसमें नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे उनके बिहाफ पे एक पर्सन पार्टिसिपेट करता है, तो वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी एंड मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू वो पर्सन रहते हैं जो कि नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये कांग्रेस को अटेंड करते हैं। क्वेश्चन 13 की बात करूंगा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टीचिंग ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गांधी जी की जो टीचिंग्स हैं तो उनमें सबसे ज्यादा जरूरी टीचिंग्स क्या कंसीडर करी जाती हैं? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सही है, रिलीजन, सत्याग्रह। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला और दूसरा है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीचिंग है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस की। ठीक है, गांधी जी इसी के लिए जाने भी जाते हैं, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड ओनली सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है गांधी जी वॉज द स्टैंच सपोर्टर ऑफ। बोला जा रहा है कि ये गांधी जी किस चीज के कट्टर समर्थक थे? बिग इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो दोस्तों कॉटेज इंडस्ट्री को गांधी जी काफी सपोर्ट कर रहे थे, खादी की बात करते थे और करना भी चाहिए था दोस्तों। यहाँ पे क्या है, जो कॉटन का प्रोडक्शन होता था तो वो डिक्लाइन कर गया था। यहाँ की कॉटेज इंडस्ट्री अंग्रेजों ने बर्बाद कर दी थी, इंडिगो का प्रोडक्शन करा जाता था और हमारा ही कॉटन यूज करके हम ही को जीन्स वगैरह बेचे जाते थे और गांधी जी को ये सारा कुछ समझ में आ गया था, तो इस तरह से कॉटेज इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फेवर करते थे। क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया। लास्ट ब्रिटिश वाइसराय दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन था। इसी के टाइम पीरियड पे भारत पाकिस्तान का जो है बंटवारा देखने को मिलता है, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। दोस्तों ये स्वराज पार्टी के बारे में मैंने बताया था कि दो लीडर रहते हैं आपके, मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास। तो ये जो पार्टी रहती है उसको फाउंड करते हैं। अब बोला जा रहा है कि ये पार्टी जो बनाई गई थी तो किसी चीज के फेलियर के होने पे होता है।
फॉलोइंग द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता रहता है उस समय, ठीक है। वो गांधी जी वो चौरा चौरी इंसिडेंट हो जाता है और सडनली इसको बंद कर देते हैं, तो बाद में ये फिर पार्टी फॉर्म करी जाती है जिसे बोला जाता है स्वराज पार्टी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 17 लिखा हुआ है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड। अब बोला जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड कौन करता है जब माउंटबेटन प्लान लॉन्च करा गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। दोस्तों उस समय जो फेमस लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए, ये सारे दूसरे जो भी डिपार्टमेंट थे उनको हेड कर रहे थे। तो जो सेकंड कैटेगरी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे फिर वो इसको प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेबी कृपलानी देखने को मिलते हैं जब ये माउंटबेटन प्लान लॉन्च करा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 18 की बात करूंगा, लिखा हुआ है हु डेवलप्ड द आइडिया दैट मीन जस्टिफाई एंड। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ऐसा जो आइडिया था कि मीन्स जस्टिफाई द एंड। ठीक है दोस्तों, एक तो एंड रिजल्ट होता है, मीन्स मतलब होता है साधन कि हम किस तरह से उस चीज को हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो आइडिया है कि मीन्स हमेशा एंड को जस्टिफाई करता है, मतलब साधन जो है या जिस रास्ते से जिस मीन से आप उस चीज को हासिल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है एंड्स के रिस्पॉन्स में। तो ये जो आइडिया है ये किसका आइडिया कहा जा रहा है? कौटिल्य मतलब चाणक्य, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती एंड महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी का ये कहना था कि आप एंड्स पे फोकस करो वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो मीन्स है मतलब जो साधन है जिस रास्ते से आप वो चीज अचीव करोगे वो हमेशा प्योर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात पे ये आइडियोलॉजी ये आइडिया महात्मा गांधी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट। दोस्तों ये 1935 में जो एक्ट आता है तो इस समय बोला जा रहा है कि एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, तो प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दे दी गई थी 1935 के एक्ट के थ्रू। क्वेश्चन 20 की बात करूंगा, लिखा हुआ है लिखा हुआ है हु डिक्लेयर्ड एज इज अल्टीमेट एम ऑफ वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 पर्सन के नेम दिए गए हैं उनमें से एक जो पर्सन है वो डिक्लेयर करता है कि हर एक आदमी का हर एक आंसू पहुंचना मेरा काम है। ठीक है, मेरा अल्टीमेट एम है वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। तो ऐसा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक एंड सरदार पटेल। तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 21 की बात करूंगा, लिखा हुआ है इन एंड्स एंड मीन्स रिलेशनशिप गांधी जी बिलीव्ड। ठीक है, तो फिर से वही बात करी जा रही है एंड्स और मीन्स की जो रिलेशनशिप रहती है। तो गांधी जी इसमें क्या यकीन करते हैं? मीन्स डिटरमाइन दी एंड। ठीक है, तो जो रास्ता होता है वो आपके एंड को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात सही है। बी ऑप्शन दिया हुआ है मीन्स बिकम गुड इफ दे सर्व द एंड। मतलब यदि जो एंड रिजल्ट है आपको हासिल आपका मीन्स करा देता है तो फिर उसको अच्छा माना जाता है। तो ऐसा गांधी जी नहीं सोचते थे। सी ऑप्शन लिखा हुआ है एंड इज एवरीथिंग नो मैटर व्हाट और हाउ दी मीन्स आर। ठीक है, तो इनका तीसरा बात ये लिखी हुई है कि जो एंड रिजल्ट होता है वही सब कुछ होता है, रास्ते का कोई मैटर ही नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत काम किया सही काम किया। तो गांधी जी इसको भी नहीं मानते थे। और डी ऑप्शन दिया हुआ है एंड्स एंड मीन्स आर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। तो बोला जा रहा है कि एंड और मीन्स दोनों के दोनों वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा गांधी जी की फिलॉसफी, गांधी जी हमेशा कहते हैं कि एंड रिजल्ट जरूरी है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए जो रास्ता यूज करा जाए ठीक है तो वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसी को आप सही मीन्स कंसीडर करते हो। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में पास होना है तो ऐसा नहीं है कि नकल वगैरह कर ली और फाइनली आप पास हो गए, तो उसको सही तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि आपने एंड अचीव कर लिया है। क्वेश्चन 22 की बात करूंगा, लिखा हुआ है भूलाभाई देसाई मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट वाज हिज डिफेंस ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी पर्सनल एट द रेड फोर्ट ट्रायल टुवर्ड द एंड ऑफ। बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ईयर के नेम दिए गए हैं, कौन सा ईयर खत्म होने वाला था जब भूलाभाई देसाई ठीक है तो इनका एक मेमोरेबल अचीवमेंट रहता है, क्या रहता है कि ये कुछ हेल्प करते हैं। बोला जा रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी ठीक है इसने रिवोल्ट कर दिया रहता है, तो इनका रेड फोर्ट में ट्रायल चलता रहता है। इसके डिफेंस में एक पर्सन सामने आए थे, वो रहते हैं आपके भूलाभाई देसाई। तो बोला जा रहा है ये किस ईयर की बात है, तो ये है आपका 1945 की बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भूलाभाई देसाई, ये रेड फोर्ट जो ट्रायल होता है इंडियन नेशनल आर्मी तो उसमें डिफेंस करने के लिए आते हैं। क्वेश्चन 23 लिखा हुआ है महात्मा गांधी रिमार्क ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ। बोला जा रहा है कि ये मतलब यहाँ पे जो 4 कमीशन प्लान के नाम दिए गए हैं तो उनमें से किसी एक को लेकर गांधी जी बोल रहे हैं
कि कोई जो बैंक है वो कि क्रम्बल कर रहा है, टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है और उसका आप हमें चेक दे रहे हो जो कि पोस्ट डेटेड है। तो ये जो बात थी गांधी जी की, ये किसको लेकर कही गई थी? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन एंड वेवल प्लान। ठीक है, तो दोस्तों ये क्रिप्स मिशन को लेकर गांधी जी का ऐसा कहना था। क्वेश्चन 24 की बात करूंगा। लिखा हुआ है अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, 1934 के टाइम पे एक पार्टी लॉन्च होती है, उसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। एक और पार्टी भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, वो होगी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई होगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिलहाल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1934 में बनी थी, अब बोला जा रहा है कि इसकी लीडरशिप कौन ने करी थी। तो दोस्तों यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों ये ऐसे कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1934 में फॉर्म करी जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है द इशू ऑन विच द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वाज लॉन्च्ड बाय। बोला जा रहा है किस मुद्दे के ऊपर जो गांधी जी थे वो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लिखा हुआ है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस, बी दिया है द प्रपोज्ड इवैक्यूएशन एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सॉल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कंप्लीट फ्रीडम। तो दोस्तों यहाँ पे 25 में यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, कंप्लीट फ्रीडम। दोस्तों एक्चुअल रीजन तो यही रहता है कि वहां पे मतलब जो सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली कर रहे रहते हैं, जो ब्रिटिशर थे वो सॉल्ट नहीं बनाने देते थे इंडियंस को, और उनके ऊपर सॉल्ट बनाने की उनके पास मोनोपोली थी, और फिर वो सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगा रहे थे। इसके कारण गांधी जी सिविल डिसोबीडिएंट जो मूवमेंट रहता है 1930 के टाइम पे, तो वो उसको लॉन्च कर देते हैं। लेकिन जो मेजर इश्यू था वो ये चाह रहे थे कि इंडिया को कंप्लीट फ्रीडम मिल जानी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 26 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्वराज पार्टी थी, ठीक है, तो यहाँ पे स्वराज पार्टी के लीडर के नेम दोस्तों ये मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, मोतीलाल नेहरू और आपके CR दास, चित्तरंजन दास पर्सन रहते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट अकेला दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। बोला जा रहा है ये जो किताब है किसने लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी की बुक थी, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है गांधी मूवमेंट ऑफ बायकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट। बोला जा रहा है कि गांधी जी का जो मूवमेंट था कि जो फॉरेन के जो सामान है, फॉरेन के जो गुड्स हैं उनको बायकॉट करना है। तो ऐसा क्यों चाह रहे थे गांधी जी? प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वेलफेयर स्टेट का प्रमोशन करना चाह रहे थे। क्रिएटिंग एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये मैं बता चुका हूँ कि कॉटेज इंडस्ट्री को लेकर गांधी जी का बहुत लगाव देखने को मिलता है, और जरूरी भी था। मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मतलब हमारे पास जो उस समय जो डेवलपमेंट था, तो काफी जो पब्लिक थी, इवन आज भी काफी सारी जो पब्लिक है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। ठीक है, और कॉटेज जो इंडस्ट्री थी वो अच्छी खासी चलती थी, जो कि बाद में कोलैप्स कर जाती है अंग्रेजों के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि गांधी जी जो मूवमेंट करते हैं, वर्कआउट करते हैं फॉरेन गुड्स का, किस चीज को लेकर कर रहे थे? तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करने की बात करते हैं गांधी जी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है आफ्टर द चौरा चौरी इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड दी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो चौरा चौरी का इंसिडेंट होता है, गांधी जी अपना जो एक मूवमेंट चलती रहती है उसको सस्पेंड कर देते हैं। कौन सा वो मूवमेंट चल रहा था उस समय? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहता है आपका, ये 4 सितंबर 1920 के टाइम पे गांधी जी लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, और ये जो मूवमेंट था ये अच्छा खासा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। एक समय पे जाके 22 का टाइम रहता है, तो पब्लिक बहुत ज्यादा वायलेंट रह जाती है, और एक थाना रहता है चौरा चौरी करके, तो वहां पे वो पुलिस वालों को लॉक करके मतलब उसको जला डालते हैं। उन सभी लोगों की डेथ हो जाती है। तो सडनली गांधी जी ये जो मूवमेंट रहती है इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे यही बात करी जा रही थी कि वो कौन सा मूवमेंट था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर ये बात कही जा रही है। क्वेश्चन 30 दोस्तों क्वेश्चन 30 के अंदर दिया हुआ है इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस ऑन। तो 15 अगस्त 1947 के टाइम पे जो इंडिया रहता है इसको डोमिनियन स्टेटस दिया जाता है।
क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है, हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेकेड बेगर। ठीक है, तो गांधी जी को आधा नंगा जो भिखारी है ऐसा किसने बोला था? माउंटबेटन, हेस्टिंग, विंस्टन चर्चिल एंड जिन्ना। तो दोस्तों ये आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहां के ये जो प्रेसिडेंट रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर थे आई थिंक, तो विंस्टन चर्चिल जो रहते हैं, तो ये गांधी जी को लेके, गांधी जी दोस्तों बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन थे अपने बारे में, मतलब वो एक बार जो कपड़े निकाल दिए, मतलब गांधी जी खादी वगैरह नहीं पहनते थे, सूट बूट पहनते थे, तो फिर आपको पता ही है एक समय कोई क्वेश्चन कर देता है कि आप तो मतलब खुद बहुत अच्छे पर्सनैलिटी बन कर रहते हो, हमसे कहते हो कि ये धोती पहनो, खादी पहनो, तो खुद भी उसको त्याग देते हैं और फिर वो फाइनली नहीं पहनते हैं। मतलब तो जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है सेकंड वाला, तो ये आपका लंदन जाते हैं, तो वहां पे ये अपने वही गेटअप में पहुंचते हैं, खादी पहन के ही, धोती में। तो उसको लेके ये विंस्टन चर्चिल रहते हैं, तो उन्होंने एक कमेंट किया था, हाफ नेकेड बैगर। ठीक है, तो ये विंस्टन चर्चिल को लेके ये बात कही जा रही है। क्वेश्चन 32 की बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे फिर से कुछ फ्रीडम मूवमेंट के नाम दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ फ्रीडम मूवमेंट के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमसे पूछा गया है। चार यहाँ पे बातें की गई हैं। फर्स्ट आरटीसी की बात करी गई है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, साइमन कमीशन एंड गांधी इरविन पैक्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सब चीजें सिस्टमेटिक तरीके से बताता चलता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको साइमन कमीशन देखने को मिलता है। ये जो साइमन कमीशन रहता है 1928 के टाइम पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस रहता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये देखने को मिलता है, ये 1931 के टाइम पे है। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 के टाइम पे देखने को मिलता है। और जो पूना पैक्ट रहता है ये 1932 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें जब आप पूरी मैचिंग करोगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 33, यहाँ पे असर्शन रीजन दिया हुआ है, लिखा है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन इट्स मीटिंग एट बारदोली। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आईएनसी थी इसकी मीटिंग होती है बारदोली में, और यहाँ पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है तो उसको लॉन्च करने का प्लान करा जाता है, बुला लिया जाता है। तो ये सही बात दी हुई है। दूसरा लिखा है कि मॉब वायलेंस अकर्ड एट चौरा चौरी इन 1922। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि मॉब वायलेंस चौरा चौरी में 1922 में ऐसा हो जाता है। तो ये दोनों बातें सही दी हुई हैं दोस्तों। मैंने आपको सब बताया था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहता है ये गांधी जी इसको लॉन्च कर देते हैं 4 सितंबर 1920 के टाइम पे, और फिर यहाँ पे पब्लिक में इतना जोश भर जाता है कि ये जो भीड़ रहती है ये वायलेंस कर डालती है चौरा चौरी के टाइम पे। तो दोस्तों यहाँ पे असर्शन और जो रीजन है ये दोनों ही बातें सही दी हुई हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 34 की बात करूंगा, लिखा है द फाइनल अरेंजमेंट फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस वर्क आउट बाय। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो अंतिम व्यवस्था थी भारत की आजादी के लिए ये किसके द्वारा करी गई थी? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट, क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पे ये कैबिनेट मिशन को लेकर ये बात कही जा रही है। यहाँ पे कुछ मैचिंग दी गई है, तो एक तरफ इवेंट के नेम दिए गए हैं और एक तरफ ईयर का नेम दिया गया है, और हमें मिलाना है कि कौन सा किस तरह से मैचिंग होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की। तो ये खिलाफत मूवमेंट दोस्तों 1920 के टाइम पे देखने को मिलता है। इसके बाद आता है आपका चौरा चौरी इंसिडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे 1922 में आग लगा दी थी। इसके बाद दोस्तों चंपारण जो मूवमेंट रहता है, चंपारण मूवमेंट 1917 में देखने को मिलता है। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पे जो 3 खटिया सिस्टम चलता रहता है, गांधी जी आते हैं और फिर वो बोलते हैं कि नहीं ये प्रॉपर नहीं है। और यहाँ पे फर्स्ट आरटीसी की बात करी जा रही है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये 1930 के टाइम पे होती है, फर्स्ट वाली नवंबर 1930 और 31 जनवरी फरवरी के लगभग में होती है। तो यहाँ पे फिर आपका ये हो जाएगा, तभी सारी आप मैचिंग करोगे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 36 लिखा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर रेलिंक्विश्ड द नाइटहुड। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे ये क्या करते हैं कि जो नाइटहुड का इनको जो टैग दिया गया था दोस्तों, तो ये उसको क्या कर देते हैं, मतलब रेलिंक्विश कर देते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। तो सही बात दी हुई है। अब रीजन दिया हुआ है यहाँ पे कि जलियांवाला बाग मैसेकर कॉज्ड डीप एंग्विश इन द हार्ट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर एंड द प्रॉम्प्ट हिम टू रेलिंक्विश द नाइटहुड। अब बोला जा रहा है कि जलियांवाला बाग के कारण इनकी जो मन था या जो वेदनाएं थी, जो एंग्विश थी इनके अंदर, तो वो बहुत ज्यादा ये डीपली फील कर जाते हैं, और करना भी चाहिए दोस्तों। तो बहुत ज्यादा ये मतलब दुखी होने के बाद रविन्द्रनाथ जो टैगोर रहते हैं तो ये नाइटहुड को रेलिंक्विश कर देते हैं। रीजन दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग के कारण दुखी होकर ऐसा किया था। तो ये दोनों बातें सही दी हुई हैं, तो असर्शन रीजन सही है, रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन 37 की बात करूंगा,
लिखा हुआ है विथ विच ऑफ दी फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड। यहाँ पे 4 न्यूज़पेपर के नाम दिए गए हैं। बोला जा रहा है किसी एक से आपके JLN जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए थे। द लीडर, अमृत बाजार पत्रिका, द ट्रिब्यून एंड नेशनल हेराल्ड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 38 की बात करूंगा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बाय द UNO। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्टिकुलर डेट को नॉन वायलेंस डे डिक्लेयर करा हुआ है, इंटरनेशनल वाला। तो कौन सी तारीख को ऐसा होता है? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। ठीक है, तो ये गांधी जी का बर्थडे है और इसी को नॉन वायलेंस डे कंसीडर करा जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन 39 लिखा है डायरकी इन दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। ठीक है, तो दोस्तों ये एक्ट आता है 1990 के टाइम पे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो रहते हैं। तो यहाँ पे डायरकी जो रहती है वो एस्टेब्लिश करी जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए डायरकी सिस्टम लागू कर दिया जाता है एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू। क्वेश्चन 40 की बात करूंगा। लिखा हुआ है ड्यूरिंग इंडिया से फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये ऐसी कौन सी घटना हो जाती है जिसके कारण इंडिया जो फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम पीरियड रहता है इसमें पहली बार ऑल इंडिया लेवल पर हड़ताल करी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे रॉलेट एक्ट लेके आते हैं ये अंग्रेज लोग, और इसमें ये रूल कर दिया गया था कि किसी को भी हम पकड़ के जेल के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, और इसको हमें कोई दलील वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उठा के आपको पैक कर देंगे। तो इसके कारण से ऑल इंडिया लेवल पर हड़ताल करी गई थी क्योंकि ये मनमाना कानून था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन 41 की बात करूंगा। लिखा हुआ है ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स जवाहरलाल नेहरू अनफर्ल्ड द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग ऑन द बैंक्स ऑफ द रवि एज द क्लॉक स्ट्रक एट मिडनाइट। बोला जा रहा है कि रवि मतलब जो रावी रिवर है, ब्यास सतलुज रावी जो रिवर है, रावी रिवर, तो इसके जो किनारा था, तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू रहते हैं आधी रात के टाइम पे क्या करते हैं कि जो जो ट्राई कलर नेशनल फ्लैग रहता है, मतलब जो तिरंगा रहता है, उसको फहरा देते हैं। अब बोला जा रहा है कि ये किस पर्टिकुलर डेट को करा था। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1929 के टाइम की ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जब ये करते हैं तो ये काफी मेमोरेबल मूवमेंट रहता है। देश को आज़ादी मिली नहीं होती है, 1929 का टाइम रहता है। रावी नदी के किनारे ये जो जवाहरलाल नेहरू थे ये झंडा फहरा देते हैं 31 दिसंबर 1929। यही बात पूछी गई थी। क्वेश्चन 42 लिखा हुआ है द फेमस INA ट्रायल। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने बताया था जो इंडियन नेशनल आर्मी रहती है तो इसका रेड फोर्ट में ट्रायल होता है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो ये 1946 के टाइम की बात चल रही है। क्वेश्चन 43 लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स टू आर्ग्यू द केस ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1946 इन रेड फोर्ट ट्रायल। तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो पर्सनैलिटी के नेम दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडियन नेशनल आर्मी 1946 के टाइम पे रेड फोर्ट में ट्रायल को झेलती है, ठीक है, तो वहां पे एडवोकेसी करी गई थी। हमारे जो नेशनल लीडर्स थे तो उनका जो हेड था वो कौन था? तो यहाँ पे भूला भाई देसाई थे। बाकी ये सारे जो नेम है इन्होंने भी एडवोकेसी करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रायल्स में हमारे जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो भी पर्सनल रहते हैं। कैलाशनाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू रहते ये सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे उनका जो लीडर रहता है वो बंदा रहता है भूला भाई देसाई। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 44 की बात करूंगा। लिखा है ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी राइट पर्सनली आई एम सो सिक ऑफ स्लेवरी दैट आई एम इवन प्रिपेयर टू टेक द राइज ऑफ एनार्की। अब समझ लो दोस्तों कि कोई आदमी चिड़चिड़ा होकर क्या बोल रहा है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है। बोला जा रहा है गांधी जी ने कहा था, गांधी जी कह रहे हैं जब उदास हो जाते हैं, बोल रहे हैं कि पर्सनली आई एम सो सिक ऑफ स्लेवरी। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि स्लेवरी से मैं पर्सनली इतना ज्यादा सिक हो चुका हूँ, आई एम इवन प्रिपेयर टू टेक द राइज ऑफ एनार्की। तो मैं इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ कि जो देश है उसमें एनार्की फैल जाए, उसका राइज हो जाए। अब दोस्तों एनार्की आप समझ लीजिए, कोई रूल्स नहीं होता, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, जिसकी जो मर्जी है वो करे, ऐसा जो सिस्टम रहता है उसे एनार्की बोला जा रहा है। और गांधी जी इस चीज को भी फेवर नहीं करते होंगे, ऑफ कोर्स ये बड़ी खतरनाक कंडीशन होगी, लेकिन गांधी जी स्लेवरी के कारण इतना बोलते हैं कि मैं इतना ज्यादा परेशान हूं कि मैं एनार्की को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। तो बोला जा रहा है कि ये किस मूवमेंट को लेके गांधी जी इस तरह से अपनी बात लिखते हैं। होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 45 की बात करूंगा। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। चलिए देख लेते हैं।
लिखा हुआ है द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929 अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा था कि जो रावी रिवर थी उसके किनारे पे आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने झंडा लहरा दिया था, तो वो लाहौर सेशन रहता है 1929 के टाइम पे ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे जब ये लाहौर सेशन होता है तो 1929 पे, तो ये जो नेशनलिस्ट लीडर थे अब ये एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, इससे कम में हम राजी नहीं होंगे। तो ये बात सही दी हुई है। सेकंड लिखा हुआ है द कराची सेशन। द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1931 पास द रेजोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, 1931 के टाइम पे ये कराची सेशन होता है आईएनसी का, तो यहाँ पे ये एक और रेजोल्यूशन लॉन्च कर देते हैं कि हमको फंडामेंटल राइट्स चाहिए। ये बात भी सही है। लिखा हुआ है कि द कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ इन 1936 वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ये 1936 के टाइम पे लखनऊ में ये जो आईएनसी का सेशन होता है, जो सुभाष चंद्र बोस लीड नहीं करते हैं इसको, आई थिंक जवाहरलाल नेहरू रहते हैं वहां पे, तो ये गलत दिया हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है कि द अगस्त 1942 रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी अडॉप्टेड द स्लोगन डू और डाई। बोला जा रहा है कि 1942 में अगस्त के टाइम पे आईएनसी एक रेजोल्यूशन लॉन्च करती है कांग्रेस पार्टी के, कर जाओ या मर जाओ, डू और डाई। तो ये बात भी सही है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। क्वेश्चन 46 लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पे कुछ इवेंट के नाम दिए गए हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट, गुरुद्वारा, गुरु का बाग एजिटेशन, चिटगोंग आर्मरी रेड एंड गुरुवायूर टेम्पल सत्याग्रह। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी जो बातें हैं ये सब सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे दी गई हैं। स्वदेशी मूवमेंट आपको पता होगा, स्वदेशी मूवमेंट आपका दोस्तों 1905 के टाइम पे लॉन्च करा गया था। इसके बाद ये गुरुद्वारा, गुरु का बाग एजिटेशन, दोस्तों ये 1921 के टाइम की बात है। गुरुद्वारा, गुरु का बाग एजिटेशन ये 1905, ये 1921 के टाइम पे देखने को मिलता है। चिटगोंग आर्मरी रेड, दोस्तों चिटगोंग में मतलब ये हथियार वगैरह छीन लेते हैं, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, खेले हम जी जान से, आपके अभिषेक बच्चन साहब थे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्यसेन जो लीडर रहते हैं, तो यहाँ पे जो भी हथियार वगैरह लगे रहते हैं ब्रिटिशर के, तो उसको कैप्चर कर लेते हैं, तो उसको चिटगोंग आर्मरी रेड बोला जाता है। और ये 1930 के टाइम की बात है, बाद में इनको हैंग कर दिया जाता है। और गुरुवायूर टेम्पल सत्याग्रह, तो ये 1932-31 के टाइम पे देखने को मिलता है। तो ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 47 की बात करूंगा। लिखा हुआ है Who among the following was associated with काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। दोस्तों ये जो ब्रिटिश लोग रहते हैं तो इनका खजाना वगैरह जाता रहता है, और चंद्रशेखर आजाद और बाकी सारे जो लीडर्स रहते हैं ये ट्रेन को लूटपाट कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है ये काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी थी तो इसमें कौन शामिल था। यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है, अबुल कलाम आजाद, शहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान एंड अशफाकुल्ला खान। ठीक है, तो ये कई सारी मूवीज में भी ये सब दिखाया हुआ है काकोरी इंसिडेंट के बारे में। रंग दे बसंती देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, अशफाकुल्ला खान। क्वेश्चन 48 की बात करूंगा। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक ए नेशन इन द मेकिंग। ये किताब किसकी है, ए नेशन इन द मेकिंग। दीन बंधु मित्र, बाल गंगाधर तिलक, एस.एन. बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन, ये इनका ग्रुप था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बुक लिखते हैं ए नेशन इन द मेकिंग। क्वेश्चन 49 एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है जो सेकंड आरटीसी होती है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किसने करा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। पहली वाली में जो आईएनसी रहती है तो उसके लीडर नहीं जाते हैं, थर्ड वाली में भी नहीं जाते हैं, केवल एक बार जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उसमें भी जो मेन लीडर रहते हैं, ठीक है, पिक्चर का हीरो हमारे गांधी जी, तो वो वहां पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, और उसी को लेके मैं अभी आपको ये भी बताया था कि जो विंस्टन चर्चिल रहता है, तो गांधी जी जब कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं, अपने लेवल पे जब वहां पे खादी पहन के पहुंच जाते हैं, तो वो बोलता है कि ये आधा नंगा फकीर आ गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है कि सेकंड आरटीसी को कांग्रेस की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम के गांधी। क्वेश्चन 50 की बात करूंगा। असर्शन और रीजन। असर्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द साइमन कमीशन एंड डिड नॉट कोऑपरेटेड विद इट। सही बात है,
बोला जा रहा है कि जो आईएमसी के जो लीडर रहते हैं ये साइमन कमीशन को कॉपरेट नहीं करते हैं, उसका अपोज करते हैं। रीजन दिया हुआ है साइमन कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, ये बात भी सही है। जो साइमन कमीशन रहता है उसमें सारे व्हाइट लोग रहते हैं, इंडियंस उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं रहता, इस कारण से ये लोग विरोध कर रहे थे। तो दोनों बातें सही दी हुई हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 51 की बात करूंगा, लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों यहाँ पे फिर से कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, सही स्टेटमेंट हमको बतानी है। लिखा हुआ है सीआर दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू फॉर्म द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये दोनों जो लीडर रहते हैं सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, तो ये एक पार्टी लॉन्च कर देते हैं स्वराज पार्टी। ठीक है, तो ये सही दिया हुआ है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, मतलब उससे दूर जाके ये पार्टी बनाई थी इन्होंने। सेकंड ऑप्शन दिया है इन 1990 गांधी जी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द खिलाफत कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों ये बात भी यहाँ पे सही दी हुई है कि जो गांधी जी रहते हैं, जो आपका जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस रहती है तो उसको प्रिसाइड करते हैं गांधी जी 1919 के टाइम पे। और दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज बैंड बाय द गवर्नमेंट इन 1934, तो दोस्तों ये वाली बात भी यहाँ पे सही दी हुई है। तो ये सेकंड और थर्ड भी ऑप्शन दिया हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फॉर्म कब होती है, क्वेश्चन निकाल आते हैं। तो यहाँ पे 1925 के टाइम पे ये आपकी जो पार्टी रहती है ये फॉर्म होती है और 1934 में इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। सारी बातें सही दी हुई हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 52, यहाँ पे कुछ इवेंट के नेम दिए गए हैं और फिर से उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है गांधी इरविन पैक्ट, फर्स्ट आरटीसी, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट। दोस्तों ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपको पता भी होगा। सबसे पहले साइमन कमीशन आता है आपका 1928 के टाइम पे, फिर इसके बाद आपका आरटीसी देखने को मिलती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है पहली वाली, नवंबर 1930 से लेके आपका 1931 जनवरी तक देखने को मिलती है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका जो गांधी इरविन पैक्ट है ये 1931 के टाइम पे गांधी जी और इरविन रहते हैं, ये एक पैक्ट कर लेते हैं। क्या रहता है कि जो पहली वाली आरटीसी थी, गांधी जी और कोई भी लीडर इसमें जाता नहीं है, और जो आरटीसी थी तो बुला इन्हीं लोगों के लिए रहे थे कि इस बारे में बात करी जाए। गांधी जी जाते नहीं है, तो ये जो इरविन रहता है ये गांधी जी से मिलता है, कहता है सर जी वहां पे चलिए, तो कहता है अच्छा अच्छा चलता हूँ। ठीक है, तो गांधी जी अपने वही रजनीकांत स्टाइल में रहते हैं। और यहाँ पे सबसे लास्ट में पूना पैक्ट देखने को मिलता है 1932 के टाइम पे, जहाँ पे गांधी जी और जो अम्बेडकर रहते हैं ये दोनों एक अपना पैक्ट कर लेते हैं, जो दलित रहते हैं उनको लेके। अभी आएगा तो मैं बताऊंगा इस बारे में और डिटेल से। तो यहाँ पे आपका 3214 ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 53 की बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन दी गई है और एक तरफ ईयर दिए गए हैं, और बोला जा रहा है कि गलत क्या दिया हुआ है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो गलत क्या दिया हुआ है, लिखा है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। दोस्तों ये मैंने बताया था, रावी रिवर के किनारे पे जवाहरलाल नेहरू झंडा फहरा देते हैं और फिर ये लाहौर में जो सेशन होता है तो उसमें बोलते हैं कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, इससे हमको कुछ कम नहीं चलेगा। तो ये बात सही दी हुई है। लिखा है सरदार भगत सिंह मार्टेडम, तो ये 1931 के टाइम पे अपने भगत सिंह चले जाते हैं, सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में एक बार और बता चुका हूँ आज के लेक्चर में, ये 1938 के टाइम पे नहीं 1934 के टाइम पे फॉर्म होती है। और यहाँ पे आपका जो राम मनोहर लोहिया रहते हैं, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, इस तरह के जो लीडर रहते हैं तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, तो ये बात भी सही दी हुई है। तो यहाँ पे सारी बातें सही हैं, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के टाइम पे देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन 54 की बात करते हैं। दोस्तों ये गांधी जी को लेकर बहुत सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं इस चैप्टर में, ऑलमोस्ट 250 समथिंग कुछ हैं, और मैं सोच रहा था आज 80 क्वेश्चन कुछ कवर करते हैं। ठीक है, और बीच बीच में आपको समझाना रहता है तो इसके कारण से थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाता है। चलिए लेकिन करते हैं। क्वेश्चन 54 की बात करते हैं। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु। अब बोला जा रहा है कि ये जो महात्मा गांधी हैं ये इनके पॉलिटिकल गुरु कौन रहते हैं, तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। गांधी जी इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। क्वेश्चन 55, यहाँ पे कुछ मूवमेंट के नेम दिए गए हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन।
दोस्तों यहाँ पे मतलब ये सही दिया हुआ है, मैं आपको इनके ईयर भी बता देता हूँ। 1930 के टाइम पे मतलब जो सॉल्ट मार्च करते हैं, गांधी जी साबरमती आश्रम में बैठे रहते हैं और जो अंग्रेज रहते हैं तो वो सॉल्ट के ऊपर उनकी मोनोपोली चल रही रहती है, नमक के ऊपर भी टैक्स लगाते हैं। तो गांधी जी सबसे पहले सॉल्ट मार्च कर देते हैं, दांडी मार्च करते हैं, 24 दिन पैदल चलते हैं मार्च के टाइम पे, और फिर वो नमक को हाथ में लेके ये मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो और ये आपका 12 मार्च 1930 के टाइम पे देखने को मिलता है। क्रिप्स मिशन 1940 में दोस्तों आपको देखने को मिलता है, और कैबिनेट मिशन सबसे लास्ट में 24 मार्च 1946 के टाइम पे आता है। तो ये सारी चीजें सिक्वेंस में दी हुई हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। क्वेश्चन 56 की बात करूंगा। लिखा हुआ है कि किस मूवमेंट को लेकर गांधी जी बोलते हैं कि डू और डाई, मरो या मारो। ठीक है, डू और डाई, करो या मारो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो दोस्तों 1942 के टाइम पे ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो जो मूवमेंट थी, ये गांधी जी लॉन्च कर देते हैं, और इस समय जो पब्लिक रहती है उसको इतना ज्यादा मतलब गांधी जी एनर्जाइज कर देते हैं, बोलते हैं कि कर जाओ या मर जाओ। ठीक है, तो ये डू और डाई इसको लेकर बात कही जा रही है। क्वेश्चन 57 लिखा है, वेयर वॉज द फर्स्ट पीसेंट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। ठीक है, तो किसानों से जुड़ा हुआ जो पहला मूवमेंट है चंपारण में देखने को मिलता है महात्मा गांधी का, और ये चंपारण में इंडिगो जो बोला जाता है, अंग्रेज बोलते हैं 3 खटिया सिस्टम चलता रहता है। ये मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था। चंपारण जो मूवमेंट रहती है देखने को मिलती है, किसानों की रहती है। यहाँ पे जो ब्रिटिशर रहते हैं तो यहाँ पे खेतों में उनसे बोलते हैं कि आपको 3/20 एरिया में इंडिगो का प्रोडक्शन करना रहता है, और जो पीसेंट रहते हैं वो ये सब करना नहीं चाहते हैं। तो फिर ये गांधी जी आते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहला पीसेंट मूवमेंट लॉन्च करा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, वो कहाँ पे करा गया था, तो ये चंपारण करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन 58 लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। दोस्तों ये तो मैं 5-10 बार बता चुका हूँ आज के दिन में। स्वराज पार्टी CR दास और आपके मोतीलाल नेहरू, वो 2 लीडर रहते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन 59 लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर डिड नॉट ऑप्ट टू डिफेंड द केस डीलिंग विद द ट्रायल्स ऑफ द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर रहते हैं ये रिवोल्ट कर देते हैं, तो इसका ट्रायल चलता है रेड फोर्ट दिल्ली में। अब ये जो केस था इसकी वकालत करी थी हमारे कई सारे नेशनलिस्ट लीडर ने। अब बोला जा रहा है कि उन नेशनलिस्ट लीडर ने जिन्होंने ये सब किया था, उनमें से कौन ऐसा है जो कि जिसने नहीं करी थी, ये एडवोकेसी नहीं करी थी, ठीक है, उनको डिफेंड नहीं करा था। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वो लीडर रहता है? तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू एंड सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों उनमें सी राजगोपालाचारी नहीं रहते हैं, और मैंने बताया था कि जो भूलाभाई देसाई रहते हैं तो ये डिफेंड करने वाले जो ग्रुप रहता है उसको हेड करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 60 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वॉज ए मेजर वुमन ऑर्गेनाइजर ऑफ द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। ठीक है, तो बोला जा रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे अरुणा आसफ अली एक मेजर वुमन ऑर्गेनाइजर रहती हैं, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ये कंडक्ट करती हैं। तो ये किस मूवमेंट के टाइम पे एक्टिव रहती हैं? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे अरुणा आसफ अली, ठीक है, ये रेडियो वगैरह भी चलाती हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, अरुणा आसफ अली, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 61 लिखा हुआ है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये लॉर्ड इरविन रहता है। इसी के टाइम पे गांधी जी सॉल्ट मार्च करते हैं, क्विट ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर देते हैं, और फिर ये आरटीसी भी कंडक्ट करी जाती है इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर। गांधी जी जाते नहीं है, तो फिर ये पैक्ट करता है गांधी जी से कि सर जी चलिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड इरविन ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 62 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों आज आपको लग रहा होगा मैं बहुत सारे हर एक क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल बता रहा हूँ, इसका रीजन भी मैं बताना चाहूंगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो मतलब कम से कम इंडिया की एक ऐसी हिस्ट्री है कि बहुत डिटेल से पढ़ना ही चाहिए, सारी हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो बिल्कुल आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, एज आई बिलीव। क्वेश्चन 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम दांडी मार्च। ठीक है, तो ये दांडी मार्च वही सॉल्ट सत्याग्रह। तो दोस्तों ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली रहती है, टैक्स लगाते हैं, और फिर गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने जो 78 फॉलोअर रहते हैं उनको लेके चल पड़ते हैं दांडी की तरफ, और वहां पे नमक हाथ में लेके रूल ब्रेक कर देते हैं। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 63 लिखा हुआ है, हु प्रेस्क्राइब द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932।
बोला जा रहा है कि अगस्त 1932 के टाइम पे जो कम्युनल अवार्ड था, ठीक है, अब ये जो कम्युनल अवार्ड रहता है तो इसके अंदर ये बता दिया गया था कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी है उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये किसने प्रपोज करा था, किसने प्रेस्क्राइब करा था, लॉर्ड इरविन रैमसे मैकडोनाल्ड। तो ये जो पर्सन रहता है ये कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर कर देता है और इसमें 1909 के टाइम पे क्या रहता है, मुस्लिम जो लोग रहते हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। फिर इसके बाद 1919 के टाइम पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, वहां पे ये लोग फिर से एंग्लो इंडियन जो सिख कम्युनिटी रहती है और जो भी डिफरेंट कम्युनिटी रहती हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देते चले जाते हैं। बाद में 1932 के टाइम पे रैमसे मैकडोनाल्ड आते हैं और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है, दलित लोग रहते हैं, तो उनको भी बोल देते हैं कि तुम लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब हम दे रहे हैं। और गांधी जी और अंबेडकर इसके ऊपर अपना झगड़ने लगते हैं। जो अंबेडकर रहते हैं वो वकालत करते हैं कि नहीं इनको दिलाते हैं। फिर पूना पैक्ट होता है। क्वेश्चन 64 की बात करूंगा। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एट्रीब्यूटेड टू सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन कौन सा है? जय जवान जय किसान। ये तो आपके लाल बहादुर शास्त्री उनका स्टेटमेंट है। वंदे मातरम आपका बंकिम चंद्र रहते हैं। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का था और जय हिंद आपका SCB सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 65 लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की ये किताब रहती है दोस्तों हिंद स्वराज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आज सारी बातें महात्मा गांधी को लेकर करी जा रही हैं, लेकिन फिर भी आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आंख बंद करके ऑप्शन पर टिक ना लगाइएगा। क्वेश्चन 66 लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द पूना पैक्ट 1932 इज नॉट करेक्ट। बोला जा रहा है कि 1932 में पूना पैक्ट होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में, तो वहां उसको लेके कुछ बातें की जा रही हैं, लेकिन बोला जा रहा है यहाँ पे गलत बात क्या करी गई है। चलिए तो बताता हूं। लिखा हुआ है एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड सेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो कम्युनल अवार्ड जाता है तो उसमें बोल दिया कि जो आपके डिप्रेस्ड सेक्शन की जो पब्लिक है अब उनको भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट देने वाले हैं। ठीक है, और अंबेडकर ये चाहते थे क्योंकि जो डिप्रेस सेक्शन था उसको मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडियन जो लीडर थे तो डिप्रेस सोसाइटी पे फोकस करते नहीं थे, तो अंबेडकर साहब इनकी वकालत करते रहते थे। जब ये कम्युनल अवार्ड आ जाता है तो गांधी जी सोचते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट इनको भी मिल जाएगा, तो ये तरीका सही नहीं है, इसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो गांधी जी जो डिप्रेस्ड सेक्शन है उसको हिंदू कैटेगरी में ही कंसीडर करते थे और चाहते थे कि ये हमारे साथ मिले रहें। तो इस तरह से फाइनली ये पूना पैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये पहली बात गलत दी हुई है कि गवर्नमेंट जॉब में बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उस समय इतने पावर्स तो नहीं थे गवर्नमेंट जॉब को लेकर बात करी जाए। बाकी सारी बातें यहाँ पे सही दी हुई हैं पूना पैक्ट को लेके कि गांधी जी और जो अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है 1932 में, उसमें ये कहा गया था कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन दी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो प्रोविंस में जो लेजिस्लेचर है तो वहां पे जो सीट्स हैं उसमें हम आपको रिजर्वेशन देंगे, आप वोट मतलब जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस इन दी सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी आपको रिजर्वेशन देंगे। और एक्सेप्टेंस ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम, पूना पैक्ट में ये बात करी गई थी कि हम लोग ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम में काम करेंगे। तो ये बात भी सही है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम में मतलब वोटिंग एरिया एक होगा और जो सारी पब्लिक है वो किसी को भी चूज कर सकती है। तो यहाँ पे ये सारी बात भी सही दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पहला ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 67। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 70 से कंप्लीट करते हैं, इसके आगे तो फिर कल करेंगे, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो गया है आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डायरेक्ट एक्शन डे इज करेक्ट। बोला जा रहा है कि डायरेक्ट एक्शन डे को लेकर बात कही जा रही है, तो कौन सी बात सही है? लिखा है हसन सोहरावर्दी प्रिसाइडेड ओवर द डायरेक्ट एक्शन डे, गलत है। डायरेक्ट एक्शन डे टुक प्लेस इन दिल्ली, ये भी गलत है। बिहार में होता है डायरेक्ट एक्शन डे लेड टू द बिहार राइट। ठीक है, बिहार में दंगे हो जाते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे दोस्तों ये मुस्लिम लीग लॉन्च कर देती है। ये लोग बोलते हैं कि हमको एक सेपरेट कंट्री चाहिए पाकिस्तान, और जो INC थी इसको अप्रूव नहीं करती है, तो फिर ये डायरेक्ट एक्शन डे एक दिन लॉन्च कर दिया जाता है और उस दिन दंगे होते हैं फिर। तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 68 लिखा हुआ है हरिपुरा कांग्रेस रिमेन्स ए माइलस्टोन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो बोला जा रहा है 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा सेशन होता है तो ये इसको बहुत याद रखा जाता है, एक माइलस्टोन बना रहता है। तो क्यों? इट डिक्लेयर्ड वॉर ऑन दी ब्रिटिश एम्पायर, गलत है। इट अपॉइंटेड जवाहरलाल नेहरू एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, ये भी गलत है। C ऑप्शन दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ आइडिया ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यहाँ पे ये बात सही है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 69 लिखा हुआ है हिंद स्वराज महात्मा गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ रेलवे बिकॉज दे आर।
अब दोस्तों गांधी जी की ये बुक है हिंद स्वराज, इसमें बोला जा रहा है कि गांधी जी जो रहते हैं वो रेलवे की खतरनाक तरीके से बुराई कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है क्या कारण थे, कैरियर्स ऑफ प्लेग जम्स। अब गांधी जी ये रेलवे को लेके छीटाकशी कर रहे हैं, क्रिटिकल होते हैं, तो बोला जा रहा है कि इसके रीजन क्या दिए हुए हैं, करियर्स ऑफ प्लेग जम्स। तो ये बात सही थी दोस्तों, उस समय ये बीमारी बहुत फैल रही थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर फ्रिक्वेंसी ऑफ फेमाइंस, तो इसके कारण फेमाइंस भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग क्लास डिवीजन इन दी सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग क्लास डिवीजन इन दी सोसाइटी। दोस्तों रेलवे के कारण ये सब कुछ हो रहा था। देखिए एक तो उसमें कंपार्टमेंट रहता था तो क्लास डिवीजन देखने को भी मिल जाता था। इसके बाद अब जो भी इंडिया के अंदर रिसोर्सेज थे तो ये उसको भी ले लेके जा रहे थे। ठीक है, तो इससे फेमाइन वगैरह भी आते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रिक्वेंसी ऑफ फेमाइंस, और प्लेग जम्स को करियर्स थे। तो ये सारी बातें यहाँ पे सही दी हुई हैं। और गांधी जी एक्सीडेंट प्रोन है इसलिए इसकी क्रिटिकल होते हैं, तो ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉयकॉटेड दी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की ये लोग बॉयकॉट करते हैं, सही बात है। इट वाज अपोज टू द कंपोजिशन ऑफ द साइमन कमीशन। ये लोग साइमन कमीशन का जो विरोध था अपोज करते हैं, इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें सारे वाइट लोग रहते हैं, जो इंडियंस थे उनमें रिप्रेजेंटेटिव कोई बनाया नहीं था, तो इसलिए ये सारे लोग इसको बाइकआउट करते हैं। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों बातें सही दी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं इस चैप्टर के, लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, तो इसलिए आज इसको बंद करते हैं। इससे आगे हम कल डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।